रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। भाई, ये जो बाप है ना, हर एक व्यापारिक बैंक का भी एक बाप है। भारत में जितने भी व्यापारिक बैंक है, जैसे एसबीआई अपने आप को कितना भी बड़ा साना समझता हो, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एचडीएफसी, इन सब के ऊपर इनका बाप बैठा हुआ है, जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक इन सभी बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करती है। केंद्रीय बैंक इन सभी बैंकों को नियंत्रित करती है, इन सभी बैंकों को नियमित करती है, और इन सबको ऑथोराइज करने का, बैंक करने का काम भी केंद्रीय बैंक का ही है। तो इसलिए केंद्रीय बैंक को इन सभी बैंकों का बाप बोलते हैं, सर्वोच्च बैंक, अपेक्स बैंक। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक क्या कार्य करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थव्यवस्था में जब भी कोई ऊंच नीच आता है, जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आता है, इसको नॉर्मली हम जो है मुद्रा स्फीति और मुद्रा अभिस्फीति के नाम से जानते हैं, महंगाई और मंदी कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को, जहां पर हम सबसे पहले समझना है केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक को, अर्थ को। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक यानी कि नॉर्मली इसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है। और भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, आरबीआई, यानी कि दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भारत में जितने भी व्यापारिक बैंक है, जितने भी व्यापारिक बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, या इसके अलावा जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं, इन सभी के लिए क्या करती है, सर्वोच्च बैंक के रूप में कार्य करती हैं। पूरे देश में जितने भी फाइनेंशियल गतिविधियां होती हैं, जितनी भी वित्तीय गतिविधियां होती हैं, इन सबको नियंत्रित करने का काम करती हैं। ऐसे में केंद्रीय बैंक क्या करती है, केंद्रीय बैंक सभी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है, उसको नियमित करती है, उसके लिए दिशा निर्देश जारी करती है, ठीक है, उनके लिए आंकड़े जुटाती है, उनके लिए फंड की व्यवस्था भी केंद्रीय बैंक ही करती है। इसलिए इसको बैंकों का बैंक, सर्वोच्च बैंक, विनियमित संस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए केंद्रीय बैंक को कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं, जिसको हम केंद्रीय बैंक के कार्य के रूप में जानते हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य कौन कौन से, वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अगर हम कोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कुछ फिक्स कार्य में पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य होता है नोट निर्गमन करना, ठीक है। दूसरा कार्य है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। तीसरा कार्य है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। चौथा कार्य है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। पांचवा कार्य है समाशोधन गृही के रूप में कार्य करना। सातवां कार्य क्या है, साख का नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद कुछ और कार्य हैं, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कार्य और है, जिसको हम कहते हैं विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण करना। और सबसे लास्ट में बताए एक इंपॉर्टेंट कार्य, विभिन्न प्रकार के वित्तीय आंकड़ों का क्या करना, संकलन करना। ये सब जो है आरबीआई के अलग अलग कार्य है, जिसको आरबीआई करती है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वित्तीय नियमितता के लिए। सबसे पहला कार्य है नोट निर्गमन करना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नोट निर्गमन, अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन करने का एकाधिकार दिया गया है। एकाधिकार का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि उसके अलावा, केंद्रीय बैंक के अलावा, जैसे भारत में आरबीआई के अलावा किसी दूसरे को नोट निर्गमित करने का अधिकार नहीं है। कोई भी नोटों को नहीं छाप सकती, ना जारी कर सकती है। कोई अगर ऐसा करता है वो इलीगल है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक देश में एक ही नोट होना चाहिए। अगर भारत में 10 रुपए का नोट जारी किया जा रहा है, तो ये 10 रुपए का नोटों का साइज, इसका रंग, इसका डिजाइन एक जैसा होना चाहिए। कितने नोट छापने हैं, कब छापने हैं, कैसे अर्थव्यवस्था में भेजना, इन सबों को एक जगह से नियंत्रित होना आवश्यक होता है। इसलिए नोटों को जारी करने का अधिकार केवल और केवल केंद्रीय बैंक को होता है, एक रूपता। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों की
विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, हालांकि नोट छापने का एकाधिकार दिया गया है। एक चीज में एक चीज और इंक्लूड कर लीजिए, जो सिक्के होते हैं, जितने भी सिक्के 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 50 रुपए के जो सिक्के बनते हैं, इन सिक्कों को जारी करने का काम देश की वित्त मंत्रालय का है। किसका है? वित्त मंत्रालय, यानी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकों के बैंक के रूप में करना। ठीक है ना, बैंकों के बैंक सब बैंक। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों के लिए बैंक के रूप में कार्य करती है। बैंकों के पास जब पैसा जब ज्यादा होता है वो केंद्रीय के पास जमा कर देते हैं। जब उनको पैसे की आवश्यकता होती है वो केंद्रीय बैंक से ही उधार ले लेते हैं। इसी प्रकार से सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करना। केंद्रीय बैंक सरकार के लिए दो तरीके से कार्य करती है। एक तो होता है वित्तीय सलाहकार के रूप में, और दूसरा सरकार के लिए बैंक के रूप में। दो प्रकार से कार्य होती है। बैंक सरकार के जितने भी लेन देन हैं, 1 रुपए भी अगर किसी को लेना है, 1 रुपए भी किसी से देना है, तो वो सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही होता है। चाहे वो सरकार केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, सभी प्रकार की गतिविधियां केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के माध्यम से ही होता है। दूसरा, सरकार को कोई भी वित्तीय निर्णय लेना है, वित्त से संबंधित कोई भी काम करना है, फाइनेंस की रिगार्डिंग कोई भी काम करना है, हमेशा सरकार की सलाह पर ही करना, सरकार को केंद्रीय बैंक की सलाह पर ही करना होता है। नेक्स्ट है अंतिम ऋणदाता। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता भी है, खासकर सीबीएसई में। अंतिम ऋणदाता का मतलब होता है जब व्यापारिक बैंकों को, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को कहीं से भी ऋण की प्राप्ति नहीं होती है, उनको कहीं पर भी फंड नहीं मिलता है, तो लास्ट वो कहाँ जाते हैं? आरबीआई के पास। भैया मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला, आप पैसे का जुगाड़ कर दो। और आरबीआई का ये कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य है। क्यों? आरबीआई क्या करती है ना, जितने भी व्यापारिक बैंक से उसकी सिक्योरिटी जमा करती है, उनकी जमाओं का एक हिस्सा कंपलसरी सीआरआर एसएलआर के रूप में अपने जमा करके रखती है। तो जब उनको फंड चाहिए तो फंड देने का भी कर्तव्य आरबीआई का ही होता है। समाशोधन गृह क्या है ना, जितने वित्तीय संस्थान है वो आरबीआई के पास जाने के से पहले, केंद्रीय बैंक से जाने के से पहले आपस में ही लेन देन कर लेती है। जैसे आरबीआई एसबीआई के पास में बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को 500 करोड़ रुपए चाहिए, उसने अब एसबीआई से कहा भैया मुझे दे दे, कल तुझे वापस कर दूंगा या 3 दिन के बाद वापस कर दूंगा। तो दोनों आपस में ही कमर्शियल पेपर के आधार पर लेन देन करके पैसे का फंड जुटा लेती है। तो इन सब चीजों के लिए कमर्शियल पेपर होता है, उस पर साइन किया जाता है। तो अगर जिसने पैसा दिया, जिस बैंक ने, उसको अचानक पैसों की जरूरत पड़ी और सामने वाला बैंक रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो केंद्रीय बैंक पे जाते हैं और वहां से उस कमर्शियल पेपर को भुगतान करके अपना पैसा ले लेती है। इसी को बोलते हैं समाशोधन गृह। साख का नियंत्रण करना। हाँ कि साख का सृजन करने की जिम्मेदारी व्यापारिक बैंकों की है, लेकिन होता यह व्यापारिक बैंक वाले लाभ के लिए काम करते हैं। तो लाभ के लिए वो ज्यादा से ज्यादा लोन देना शुरू कर देते हैं, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है और ऐसे में लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा आ जाता है, लोग मार्केट में आके मांग करने लगते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे में मांग के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाती है, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति की स्थिति। उसका उल्टा, जब अर्थव्यवस्था में पैसा कम होता है तो मंदी आ जाती है, मुद्रास्फीति। तो इस चीज को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी केंद्रीय बैंक की ही होती है। इसके अलावा जमाकर्ताओं के पैसे, जो अपने खून पसीने के पैसा बैंकों में जमा करते हैं, उनकी रक्षा करना, विदेशी विनिमय यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की रक्षा करना, और देश के लिए तमाम वित्तीय लेन देनों के लिए आंकड़े जुटाने का काम भी केंद्रीय बैंक का ही होता है। तो ये सब केंद्रीय बैंक के कार्य हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के इसको नोट बना के रखिएगा। ठीक है, इन सब में एक जो पॉइंट है, साख नियंत्रण किस तरह से होता है, किस तरह से केंद्रीय बैंक जो है देश की गतिविधियों को संतुलित करने के लिए कार्य करती है। आगे साख नियंत्रण करने की जो पॉलिसी होती है ना, जो नीति है, उसको मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख का नियंत्रण, इसको क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये कब होता है? होता ही है ना कि देश में जो व्यापारिक बैंक है, जो व्यापारिक बैंक है या विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं क्या करती ना, लोन देती है। तो कभी कभी लोन देते देते अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस स्थिति में अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति देश के लिए अच्छा नहीं है,
इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मुद्रा की पूर्ति को क्या करना होता है, कम करना पड़ता है। उसी के उल्टा कभी कभी अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोन जाता है कि मुद्रा की पूर्ति कम होती है। मुद्रा की पूर्ति कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई की कंपैरिजन में। तो ऐसे में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको बोलता है मुद्रा अपस्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रा अपस्फीति। इसको कंट्रोल करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को क्या करना पड़ता है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना पड़ता है। तो व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं से या तो महंगाई की स्थिति उत्पन्न होती है या मंदी, और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को बीच में आना पड़ता है। और आरबीआई इसके लिए विभिन्न प्रकार की नीति तैयार करती है, जिसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति आरबीआई की तरफ बनाया जाता है। इसके अंतर्गत दो तरीके के उपाय उठाए जाते हैं, चाहे वो महंगाई को कंट्रोल करना हो, चाहे वो मंदी को। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं मात्रात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय, क्वांटिटेटिव। और दूसरा होता है चयनात्मक या गुणात्मक उपाय, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है। तो जब हम मात्रात्मक उपाय की बात करते हैं, इसमें कुछ मेथड यूज किए जाते हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा, जिसमें सबसे पहला है बैंक दर नीति। बैंक दर नीति, ठीक है, बैंक रेट पॉलिसी। दूसरा जो होता है वो खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात, शॉर्टकट में बोला जाता है इसको सीआरआर। ठीक है। चौथे को बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको बोलते हैं एसएलआर। ठीक है। और पांचवा होता है रेपो रेट, और छठा होता है रिवर्स रेपो रेट। ये 6 प्रकार के उपाय मात्रात्मक के अकॉर्डिंग किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। चयनात्मक उपाय में बेसिकली 3 उपाय हैं जो हमें पढ़ना है। एक है नंबर 1, जिसको बोलते हैं मार्जिन आवश्यकता, मार्जिन आवश्यकता। दूसरा जो उपाय किया जाता है इसके अकॉर्डिंग साख की राशनिंग, जिसको बोलते हैं साख राशनिंग। और छठा होता है इसमें नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। ठीक है। तो ये जो उपाय है केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में सही सलामत रहे, ना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हो, ना ही अपस्फीति हो। अगर ये स्थिति होती है तब इन दोनों में थोड़ा सा इन अपनी मौद्रिक नीति में इनमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एक एक करके इनके बारे बात करते हैं। सबसे पहला है बैंक दर। क्या है? बैंक दर। अब ये बैंक दर क्या है? बैंक दर, बैंक रेट। ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक देश के विभिन्न व्यापारिक बैंकों को, किसको? व्यापारिक बैंकों को, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, विभिन्न प्रकार के व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर, यहां से जिस दर पर इनको, जिस दर पर क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, तो इस दर को बैंक दर के नाम से जानते हैं। और इसी बैंक दर के बाद ये जो बैंक है, व्यापारिक बैंक, ये लोग जनता के साथ डील करते हैं और ये लोग जनता को लोन देते हैं। ठीक है। किसको? जनता को। तो जिस दर पर व्यापारिक बैंक से जनता को क्या जाता है? ऋण जाता है, तो इस दर को बोला जाता है ब्याज दर। क्या बोलते हैं? ब्याज दर, जो पूरी तरीके से बैंक दर निर्भर होता है। मान लीजिए केंद्रीय बैंक ने 5% की दर पे इनको लोन दिया है, तो जाहिर सी बात है व्यापारिक बैंक जनता को लोन देंगे 6% या उसके ऊपर पे। अलग बैंकों के अलग अलग होता है। अब यहां से अगर बात करते हैं देश में मुद्रास्फीति हो, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की स्थिति हो, और महंगाई की स्थिति को कंट्रोल करना है कि मुद्रा की पूर्ति को कम करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में मांग कम करनी पड़ेगी, लोगों की इनकम तब कम होगी जब अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम जाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करती है? ये जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट को बढ़ा देती है।
बैंक रेट मतलब जो 5% होता है 5% से बढ़ा के ये 6% कर देती है। अगर बैंक दर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जो व्यापारिक बैंक है जनता को 6 की बजाय से अब 7% का लोन देगी। ऐसे में 1% का लोन क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। लोन महंगा होने से अर्थव्यवस्था में लोन की मात्रा कम हो जाती है, पैसे कम जाते हैं और मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर मिलता है। उसी के उल्टा अगर देश में मुद्रा अपस्फीति है, मुद्रा अपस्फीति का मतलब देश में मंदी है। मंदी तब होता है जब लोगों के पास पैसे नहीं होते, खरीदारी करने के लिए इनकम नहीं है, तो इनकम तब होता है जो अर्थव्यवस्था में पैसे जाएंगे। इसके लिए क्या किया होता है ना, जो बैंक दर होता है बैंक दर को कम कर दिया जाता है। मतलब जो 5% से कम करके 4, जब ये कम हो जाएगा तो ब्याज दर भी कम हो जाएगा 5%। तो 1% का इंटरेस्ट कम होने से लोग धड़ाधड़ बैंक लोन लेंगे, अपना काम पूरा करेंगे, कोई कार खरीदेगा, कोई घर बनाएगा। इस प्रकार से मुद्रा अपस्फीति की स्थिति को दूर किया जा सकता है। ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है खुले बाजार की क्रियाएं, ये सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करने की गतिविधि है। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं, इंग्लिश से बोलते हैं इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या जाता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय होता है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय होता है और उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कौन, इसमें बोलते हैं कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, बड़े बड़े संस्थान पार्टिसिपेट करते हैं जिनको जो डायरेक्टली जनता से जुड़े रहते हैं। तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार की क्रिया होती है, या फिर इसका विक्रय किया जाता है, प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाएगा या इनका क्रय किया जाएगा। प्रतिभूतियों के विक्रय करने से जो है इन सरकारी संस्थाओं का पैसा जो है आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में देश में अगर महंगाई की स्थिति है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए अर्थव्यवस्था में पैसा कम करना पड़ता है, उसके लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से पैसा आरबीआई खींचने के लिए उनको प्रतिभूतियां बेचती है। तो बैंकों के हाथों में प्रतिभूतियां आती हैं, पैसा चला जाता है आरबीआई के पास में, अर्थव्यवस्था में फ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है। वहीं पर देश में अगर मुद्रास्फीति है, मंदी है, तो उस टाइम क्रय किया जाता है वापस। ठीक है, ऐसे में पैसा जो है वापस व्यापारिक बैंकों के पास आ जाते हैं, उन पैसों को वो लोन देते हैं, मुद्रा, ठीक है, अर्थव्यवस्था में पैसा आने लगे। ये है हमारे खुले बाजार की क्रिया। ध्यान में रखना, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तब जब मुद्रास्फीति हो, महंगाई हो, और क्रय तब किया जाता है जब मंदी की स्थिति चाहिए हो। फिर है नगद कोष अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये क्या चीज है उसको समझो, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, नगद कोष अनुपात, नकद कोष अनुपात। ये क्या ना, यहां पर प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को, प्रत्येक जो भी व्यापारिक बैंक है, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास जो कुल जमा है, जो भी कुल जमा है उसका एक निश्चित भाग क्या करना पड़ता है, केंद्रीय बैंक के पास, आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से नकद रूप में क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। तो हर एक व्यापारिक बैंक के पास जितना भी उन्होंने डील किया है, उनके पास जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ है, उन पैसे का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है और इसका निर्धारण भी आरबीआई खुद करती है। मान लीजिए आरबीआई ने तय किया है कि CRR कितना है, 10%, और उनके पास एक दिन में जो कुल जमा है वो 10,000 रुपए का है। ठीक है, मतलब अगर ये 10% का है तो ऐसे में CRR माइनस हो जाएगा 1,000 रुपए और बैंकों के पास बचेगा 9,000 रुपए लेन देन करने के लिए। 1,000 रुपए आरबीआई के पास चला जाएगा। वहीं पर अगर देश में महंगाई की स्थिति चाहिए, मुद्रा स्फीति है, तो इस CRR को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। जो 10% की जगह इसको 12% कर दिया जाएगा। तो 10,000 से 1,000 कटता था, कहाँ कटेगा, 1200, और 1200 माइनस होने के बाद कितना बचेगा, 8800। मतलब 200 रुपए अर्थव्यवस्था में कम जाएगा। 200 रुपए कम जाने का मतलब होता है मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं पर देश में अगर मंदी है तो यहाँ पर CRR को क्या किया जाएगा, CRR को घटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ऐसे में जो रेट और 10% था वो घट के कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब 1000 की जगह आप केवल और केवल 800 रुपए माइनस होगा और लोन देने के लिए बचेगा कितना, 9,200 रुपए। 200 रुपए अर्थव्यवस्था में ज्यादा जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो है सांविधिक तरलता अनुपात, सीआरआर का छोटा भाई। इसमें क्या होता है ना, ये समझना पड़ेगा, सांविधिक तरलता अनुपात, एस एल आर क्या होता है, कुल जमा का, वो ये भी कुल जमा का वह भाग होता है जो क्या करना पड़ता है, तरल रूप में स्वयं के पास रखना पड़ता है, खुद के पास। हर एक व्यापारिक बैंकों को अपने पास तरल, और तरल का मतलब होता है एक ऐसा रूप जिसको किसी भी जल्द से जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एसआरआर तय किया गया है 20% और एक दिन में 10,000 रुपए का जमा हुआ है, मतलब 2,000 रुपए चला जाएगा जमा में, बचा 8,000 रुपए, और ये क्या होता है, अनिवार्य होता है, रखना ही रखना होता है। तो 8,000 का लोन होगा। तो ऐसे में देश में अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो एसएलआर को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है, वहीं पर देश पे अगर बंदी है, कौन सी स्थिति है, अपस्फीति की स्थिति है, तो यहाँ पर एसएलआर को क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके अगर हम बात करते हैं आगे, कौन सा है, रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये एक अल्पकालीन अवधारणा है, अल्पकालीन अवधारणा है। रेपो रेट क्या होता है वो समझिए। जब हम रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वह दर होता है, एक ऐसा दर होता है जिस दर पे अल्पकालीन रूप से थोड़े समय के लिए केंद्रीय बैंक से, सेंट्रल बैंक से, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोन लेते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ बैंक दर की दर, जिस दर पे लोन लिया उससे अधिक दर पर ब्याज जाएगा। तो नॉर्मली ये क्या होता है ना, अगर महंगाई की स्थिति है, स्फीति है, तो रेपो रेट को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और अगर अपस्फीति है, क्या है, अपस्फीति है, तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है, जब व्यापारिक बैंकों के पास पैसा अधिक जमा होता है, अधिक क्यों होता है, अधिक मतलब अब वो लोन नहीं दे पा रहे, उनको फालतू का पैसा जमा होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए इस पैसे को आरबीआई के पास जमा रखते हैं, बदले में रिटर्न में उनको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया रिवर्स, तो व्यापारिक बैंक में ज्यादा से ज्यादा आरबीआई का जमा करने वहां पर फायदा होता है। ठीक है, तो महंगाई की कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है और मंदी को कंट्रोल करने के लिए ये घटा दिया जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं कहां से, चयनित उपाय में। आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते रहा करो पॉइंट टू पॉइंट, फिर डाउट होता है तो जरूर बताएगा, ये डाउट है। मार्जिन आवश्यकता, साख राशनिंग और नैतिक कर्तव्य। मार्जिन आवश्यकता क्या है, मार्जिन आवश्यकता की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से समझाना चाहूंगा। मार्जिन आवश्यकता, मार्जिन, इसको एग्जांपल समझिए। मान लीजिए अब लोन लेना चाहते हैं, कौन सा लोन लेना चाहते हैं, गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, और आपके पास 1,00,000 रुपए का गोल्ड है। गोल्ड की वैल्यू क्या है, गोल्ड। लेकिन बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपको केवल और केवल 75,000 रुपए का ही लोन दे के आएंगे। आरबीआई ने 70% तय कर रखा है, मतलब साफ है कि आपको 25,000 रुपए गंवाना पड़ेगा। तो ये 25,000 रुपए आरबीआई ने तय किया है मार्जिन की, जो भी उसकी, इसको बोलते हैं कोलेटरल वैल्यू, इसको बोलते हैं लोन वैल्यू। तो कोलेटरल और लोन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको मार्जिन कहा जाता है, और ये किसी भी कोलेटरल के ऊपर लगता है, मतलब जो भी आप गिरवी रखेंगे, गिरवी संपत्ति और लोन की संपत्ति बीच का अंतर है मार्जिन। तो सेम इस मार्जिन को बढ़ाया जाता है। ये तब बढ़ाया जाता है जब अर्थव्यवस्था में लोन कम फ्लो करना हो, यानी कि महंगाई छाई हो, यानी कि स्फीति हो। और वहीं पर मार्जिन को घटाया जाता है, ये तब घटाया जाता है देश में क्या हो, मंदी की स्थिति हो, पैसा ज्यादा देना हो। इसके बाद होता है साख की राशनिंग, साख राशनिंग। साख राशनिंग का मतलब होता है हर एक व्यापारिक बैंकों की लोन देने का कोटा होता है। आरबीआई हर बैंक को कुछ फंड प्रोवाइड करती है लोन देने के लिए। ये क्राइटेरिया तय करती है कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना लोन दे सकते हो, आप एग्रीकल्चर को इतना लोन दे सकते हो, इस तरह से। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए कुछ किसी तरह का उपाय उठाना पड़े तो साख की राशनिंग की जाती है, क्यों आप इतना करोगे, आप इसका, आपको ये कम कर दीजिएगा, इसका, इस तरह से चीजें की जाती है राशनिंग में। लास्ट में तीसरे नंबर पे आता है नैतिक कर्तव्य।
सलाह दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया जाता है, दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए आप ये काम करिए। अगर इन सब के बावजूद काम नहीं बनता है तो नैतिक कर्तव्य के अंदर ही एक चीज और बनता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब होता है जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनकी सीमा, लोन देने की सीमा को बढ़ाया जाता है, उनको किसी तरह का रिवॉर्ड दिया जाता है, और जो दिशा निर्देश को नहीं मानता है, कानून को नहीं मानता है और नियंत्रण से बाहर कार्य करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, उनके लिए जुर्माना लगाया जाता है, लाइसेंस को रद्द किया जाता है, या अलग अलग तरह के पनिशमेंट दिए जाते हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और संतुलित रखा जा सके। तो ये है आरबीआई के साख नियंत्रण या केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के विभिन्न उपाय, विभिन्न नीतियां। इन सभी में कोई डाउट हो तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आता है। कोई डाउट हो किसी तरह का जरूर पूछिएगा, ठीक है। आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है हमें से। कोई कमी होती है मेरे पढ़ाने में वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या कमी है, और अच्छा लगता है तो लाइक करके तुरंत शेयर कर दिए। तब तक ले थैंक यू एंड बाय।